वेलकम बैक टू अपेक्स इंग्लिश क्लास। एक ऐसी क्लास जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे हर रात 7 बजे बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों की इंग्लिश बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग पैरा जंबल्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल हमने पैरा जंबल्स की अप्रोच सीखी थी। क्या वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिन्हें पैरा जंबल्स में अप्लाई करना है ताकि जल्दी से आपका सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज हो जाए सारे सेंटेंसेस। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, वो भी अभी देखेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक क्लर्क 100 इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था। इसमें आप में से ही बहुत से स्टूडेंट्स जो कि सीरियस लग रहे हैं मुझे सिलेक्शन को लेके, उन्हें मैं सिलेक्ट करके पर्सनली गाइड कर रहा हूँ इस साल, ताकि वो इसी अटेम्प्ट में एसबीआई क्लर्क एग्जाम क्लियर कर जाएं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं गाइड करता हुआ चल रहा हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट इसका पार्ट बनना चाहता है, वो मुझे एसबीआई क्लर्क टाइप करके भेज दे मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैं आपको एक स्टडी प्लान दूंगा वहां पे, जो आपको आज से लेके 3 दिन तक फॉलो करना है एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए। डेली आपके जो भी आंसर्स आएंगे उसकी फोटोज क्लिक करके आप मुझे सेंड करोगे। मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगा, मैं देखूंगा अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी प्रिपरेशन में, तो मैं आपको सिलेक्ट कर लूंगा एंड आपको पर्सनली गाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप इसी अटेम्प्ट में एसबीआई क्लर्क एग्जाम क्लियर कर जाओ। तो अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन को लेके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेने की। मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी, राइट सोर्सेज के साथ गाइड करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन। ये वो प्रैक्टिस सेट है जो मैंने कल की क्लास में आपको दिया था। आई होप आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको करेक्टली रीअरेंज कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ ही रहा था। सो दिस इज दी सेट। अब हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। इसका करेक्ट सीक्वेंस है EFBACD। EFBACD। ठीक है। सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। सो ये है आज का हमारा पैरा जंबल्स का सेट। ये एग्जैक्टली आपका इसी लेवल का आपका पैरा जंबल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। पैरा जंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। इसके काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको अच्छी वेटेज मिली हुई है। चाहे आप कोई भी प्री देने जाओगे, कोई भी मेंस देने जाओगे, ये पैरा जंबल्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड इसी में स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं क्योंकि उन्हें राइट अप्रोच नहीं पता होती। कल मैंने जो अप्रोच आपको बताई है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, जल्दी से क्विकली ब्रीफ में बता देता हूँ। कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, उससे हमें पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस को साथ में रखना है। इसके अलावा जो सेकंड थिंग मैंने आपको बताई थी वो थी सेंटेंस का जो एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए आपका पैराग्राफ। ये एक पैराग्राफ ही तो है, उसके 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं। तो पहले एक इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद एक बॉडी आएगी, उसके बाद उसका कंक्लूजन आएगा। तो इसी फॉर्म में आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है कि इंट्रोडक्शन कौन से सेंटेंसेस से पता चल रहा है, उसके बाद मेन जो बातें हो रही है वो किस कौन से सेंटेंसेस कर रहे हैं, एंड फाइनल कंक्लूजन कौन सा सेंटेंस दे रहा है। अगर आपने ये कर लिया, आपने लॉजिकल सीक्वेंस ढूंढ लिया, तो इजीली आप रीअरेंज कर लोगे। जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। उसमें कुछ नहीं होता है, आपसे बस ये पूछेगा कि थर्ड सेंटेंस कौन सा है जो आपने रीअरेंज करा उसमें। तो उसमें तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपने एक बार इसको अरेंज कर लिया, उसके बाद आप इजीली इसको कर जाओगे। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 सिक्स सेंटेंसेस गिवन है, इन्हें हमें रीअरेंज करना है। ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को रीड करेंगे क्विकली। द सीलिंग ऑफ ₹2000 on cash donation might inconvenience parties to some extent, but it's unlikely to stop the disguising of huge cash donations from corporate houses and vested interest। तो इसमें एक सीलिंग लगा दी है 2000 की कैश डोनेशन पे, जिससे पार्टीज को इनकन्वीनियंस हो सकती है। बट ये अनलाइकली है कि ये जो ह्यूज कैश डोनेशंस है उसको ये स्टॉप कर पाएगी। जो मतलब इलीगली करे जाती हैं कैश डोनेशंस, उसको ये स्टॉप नहीं कर पाएगी। आपको क्या लगता है इस सेंटेंस को पढ़ के, क्या ये इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्या ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये कोई भी जनरल वे में बात ही नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली एक टॉपिक को उठा ले रहा है बिना उसको इंट्रोड्यूस करे। सो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। बट हिज प्रपोजल्स आर डूम्ड टू फेल, नॉट बिकॉज दे डू नॉट गो फार इनफ, बट बिकॉज दे गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। प्रपोजल्स, अभी हमें ये नहीं पता किस प्रपोजल के बारे में बात हो रही है। हिज प्रपोजल्स, हु इज हिज, अभी तक हमें ये इंट्रोड्यूस नहीं करा गया कैरेक्टर, इसलिए ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ऐसे आप एलिमिनेट करते हुए चलिए। ऑप्शन सी यानी कि स्टेटमेंट सी, ऑल दैट द पार्टीज विल नाउ हैव टू डू इज फाइंड मोर पीपल टू लेंड देयर नेम्स एज कैश डोनर्स। अब देखिए, ये भी अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको लगेगा कि इससे पहले कुछ और बातें होनी चाहिए, कुछ सेंटेंसेस में आने चाहिए जो एक्सप्लेन करें कि क्या बात चल रही है। ऑप्शन डी, सेंटेंस डी, इन द
पब्लिक माइंड पॉलिटिकल करप्शन इज द सोर्स ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन। यस, ये सेंटेंस पढ़ के हमें लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। इन द पब्लिक माइंड पॉलिटिकल करप्शन इज द सोर्स ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन। जब आप कोई पैराग्राफ कोई ऐसे पढ़ते हो तो उसमें भी एक जनरल मैनर में बात होती है स्टार्टिंग में, एंड इसमें यहाँ पे भी जनरल वे में बात हो रही है अभी तक। तो अभी तक हमें लग रहा है इन चार सेंटेंसेस को पढ़ के कि फर्स्ट सेंटेंस डी होना चाहिए। Option number E. No doubt the finance minister was seeking to address this concern about the lack of transparency in the funding of political parties when he announced measures to cleanse the process of making donations towards election expenses of parties. तो यहाँ पे नो डाउट वर्ड यूज करा गया है। नो डाउट वर्ड, अब आपको क्या लग रहा है, इससे पहले किसी चीज के बारे में बात की गई है। अब हम सोच रहे हैं कि अभी तक जो हमने सेंटेंसेस पढ़े उससे हम क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो डी तो हमें लग रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। पॉलिटिकल करप्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि पब्लिक को पता है कि पॉलिटिकल करप्शन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है करप्शन का। नो डाउट फाइनेंस मिनिस्टर वाज सीकिंग टू एड्रेस दिस कंसर्न। दिस कंसर्न क्या हो सकता है, पॉलिटिकल करप्शन हो सकता है। तो हमें अभी रिलेटेड सेंटेंसेस वाली जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आपको सेंटेंसेस में देखना है कौन से सेंटेंसेस रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि दिस कंसर्न को पढ़ के कि ये कंसर्न जो है वो अभी करप्शन के बारे में ही बात हो रही है। द कंसर्न ऑफ करप्शन अबाउट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यस इन द फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कशन। इसका मतलब ये भी एक जनरल मैनर में बात हो रही है इस सेंटेंस में भी, इसलिए ये सेंटेंस भी ऊपर आना चाहिए। व्हेन ही अनाउंस मेजर्स टू क्लेंस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डोनेशंस टुवर्ड्स इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ पार्टीज। तो अभी तक हमें लग रहा है जो डी सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, और जो ई है उससे आगे का नेक्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिस कंसर्न के बारे में बात हो रही है, यानी कि करप्शन के बारे में बात हो रही है। एंड यहीं पे फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और उसमें एक अनाउंसमेंट करा है फाइनेंस मिनिस्टर ने टू क्लेंस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डोनेशन, यानी कि जो डोनेशन का प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए उन्होंने एक नए मेजर स्टार्ट करे हैं, डी और ई। द प्रपोजल डज नॉट डिसरप्ट, द प्रपोजल क्या है, अब द प्रपोजल तो अभी तक हमें बताया नहीं गया कि क्या है द प्रपोजल। हमें तो बस ये बताया कि मेजर स्टार्ट करे गए हैं, इसलिए इसके बाद हमें लग नहीं रहा है कि यहाँ पे द प्रपोजल वाला सेंटेंस आ पाएगा। डीई के बाद एफ तो हमें लग नहीं रहा है। डज नॉट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ इलिसिट पॉलिटिकल डोनेशंस but only channels it differently and will not reduce the proportion of cash from unverifiable sources in the total donations received। मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये जो प्रपोजल है ये फ्लो को डिसरप्ट नहीं करेगा पॉलिटिकल डोनेशंस के। मतलब इससे पहले वाले सेंटेंस में बात हुई थी कि कुछ मेजर स्टार्ट करे गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करे हैं, जिससे कि जो डोनेशन होती है उसको हम ठीक करेंगे, जो वहाँ पे इलीगल फंडिंग हो जाती है डोनेशन की। तो द प्रपोजल डज नॉट डिस्टर्ब द फ्लो, अभी हम प्रपोजल नहीं पता, सो दिस कैन नॉट बी। इसलिए अब हम देखेंगे कि डी और ई के बाद क्या सेंटेंस आना चाहिए। अब हम ऑप्शन ए पे आते हैं, सेंटेंस ए पे। द सीलिंग ऑफ ₹2000 ऑन कैश डोनेशन माइट इनकन्वीनियंस पार्टीज। तो अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि कुछ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। तो अब हमें एक एग्जैक्ट मेजर पता चल गया, द सीलिंग ऑफ ₹2000 ऑन कैश डोनेशन। यही वो मेजर है जिसके बारे में बात हो रही थी और सेंटेंस ई में, कि एक मेजर अनाउंस किया गया है, वो यही मेजर है। तो डी और ई के बाद आपका ऑप्शन ए आएगा। माइट इनकन्वीनियंस पार्टीज टू सम एक्सटेंट, मतलब इनकन्वीनियंस होगी पार्टीज को अगर 2000 की सीलिंग लगा दी कैश डोनेशन पे, बट ये स्टॉप नहीं कर पाएगा जो डिसगाइसिंग है ऑफ ह्यूज कैश डोनेशंस को, ठीक है। उसके बाद बट हिज प्रपोजल्स आर डूम टू फेल नॉट बिकॉज दे डू नॉट गो फार इनफ बट बिकॉज दे गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अब इसमें इससे पहले वाले ई में ये भी बोल रखा था कि उसने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं, ठीक है। तो ए और बी में से हमें कुछ लग रहा है। तो अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो बी ऑप्शन हमें बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले सेंटेंस में बात थी, कि उसने कुछ मेजर्स अनाउंस किए बट हिज प्रपोजल्स आर डूम टू फेल। जनरल मैनर में बात हो रही है, जनरल मैनर वाला जो भी सेंटेंस होगा जिसमें जनरल वे में बात हो रही होगी, कोई स्पेसिफिक थिंग आपको नहीं बताई होगी, उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। तो डी ई के बाद बी आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम ए को बताएंगे, ऑप्शन ए द सीलिंग ऑफ ₹2000 ऑन कैश डोनेशन माइट इनकन्वीनियंस पार्टीज।
ठीक है, बट इसमें ये भी बता दिया है सेंटेंस ए में कि इससे पार्टीज को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कैसे नहीं पड़ने वाला है देखते हैं क्या। अब हमारे पास बचे हैं सेंटेंस सी और सेंटेंस एफ। तो कैसे नहीं पड़ने वाला है, ऑल दैट द पार्टीज विल नाउ हैव टू डू, सेंटेंस सी, इज फाइंड मोर पीपल टू लेंड देयर नेम्स एज कैश डोनर्स। तो हम रिलेटेड सेंटेंसेस वाली जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको, उसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे सेंटेंस ए में बता रखा है कि इट माइट इनकन्वीनियंस पार्टीज टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ एक्सटेंट तक ही करेगा, बट ये स्टॉप नहीं कर पाएगा कैश डोनेशंस को। कैसे नहीं कर पाएगा, वो इसमें अगले रिलेटेड सेंटेंस की ट्रिक लगा के हमें पता चला कि जो सेंटेंस सी है उसमें बता रखा है ऑल दैट द पार्टीज विल नाउ हैव टू डू इज फाइंड मोर पीपल टू लेंड देयर नेम्स एज कैश डोनर्स। तो इसका मतलब ये है कि 2000 की हमने लिमिट लगाई सेंटेंस ए में जो बताया कि उससे ज्यादा कैश आप नहीं दे सकते, बट इससे पार्टीज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, सेंटेंस सी में बताया कि अब पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, बस और ज्यादा लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो 2000 की लिमिट के अंदर अंदर डोनेशन बन करें एंड डोनर बन जाए। ए के बाद सी आना चाहिए। फाइनली हमारे पास कौन सा सेंटेंस बचा है, लास्ट सेंटेंस, द प्रपोजल डज नॉट डिसरप्ट द फ्लो ऑफ इलिसिट पॉलिटिकल डोनेशंस। यही बात हमने पहले वाले में देखी कि पार्टीज क्या कर लेंगे, तो ये फाइनल कंक्लूजन हमें लग रहा है, बट ओनली चैनल से डिफरेंटली, यस। एंड इट विल नॉट रिड्यूस द proportion ऑफ कैश फ्रॉम अनवेरिफाइबल सोर्सेज इन द टोटल डोनेशंस रिसीव्ड। यानी कि फाइनल एक इसमें कंक्लूजन के वे में बता दिया है कि जो टोटल डोनेशन रिसीव होंगी उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और कैश का प्रपोर्शन भी उतना ही रहने वाला है, क्योंकि अब पार्टीज ने एक सॉल्यूशन ढूंढ लेंगी कि वो ज्यादा डोनर्स को ढूंढ करके 2000 रुपीज की लिमिट में अपने डोनेशन लेंगी। आपको पूरे पैराग्राफ को एक स्टोरी की तरह पढ़ना है कि किसने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ। अगर आपने पैराग्राफ्स पढ़े हुए हैं, आपने एसेज पढ़े हुए हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। और जो दो तीन ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं, 3 ट्रिक्स विच आई हैव टोल्ड यू, अगर आप उन्हें अप्लाई कर लोगे तो इजीली आप सॉल्व करोगे। कीवर्ड्स का इसमें कोई ज्यादा यूज था नहीं, लेकिन हाँ, जो मैंने दूसरी ट्रिक आपको बताई थी, रिलेटेड सेंटेंसेस और लॉजिकल सीक्वेंस, वो काफी ज्यादा इसमें हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपको अगर पता है कि जनरल मैनर में जहाँ पे बात हो रही है उन सेंटेंसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पे जो जनरल मैनर में बात हो रही थी, डी स्टेटमेंट डी में जनरल मैनर में बात हो रही थी, इसलिए हमने उसको फर्स्ट सेंटेंस बनाया। करेक्ट सीक्वेंस जो अभी तक हमारे पास बन के आया, डी ई बी ए सी एफ, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, DEBACF। इसी के साथ एक और चीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हर क्लास में हम लोग एक वर्ड ऑफ द डे रखेंगे, ताकि आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती रहे। चाहे हम किसी भी टॉपिक की क्लास करेंगे, उसके साथ एक वर्ड ऑफ द डे हम लास्ट में करा करेंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे है एनार्की। एनार्की का क्या मीनिंग होता है, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स। मतलब कि एक स्टेट ऑफ डिसऑर्डर क्यों, क्योंकि एब्सेंस है अथॉरिटी की। अगर गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है, गवर्नेंस सिस्टम नहीं है वहां पे, तो वहां पे एक डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं एनार्की। सिनोनियम क्या होता है, सिनोनियम होता है उस वर्ड का एक और वर्ड जो सिमिलर मीनिंग रखता हो। सिनोनियम एनार्की का है केओस, CHAOS, इसको प्रोनाउंस करते हैं केओस। एंटोनियम यानी कि एक ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, लॉ। करेक्टली, लॉ, रूल, ये सब इसके ऑपोजिट वर्ड होंगे, यानी कि एंटोनियम होंगे, क्योंकि एनार्की का मतलब ही यही है कि लॉ प्रेजेंट नहीं है, रूल प्रेजेंट नहीं है कोई भी। उसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर होता है, जो भी हैफेजार्डनेस होती है, जो भी केओस होता है, जो सिनोनियम है एनार्की का केओस, उसकी वजह से ये होता है। तो लॉ जो है वो इसका एंटोनियम हो जाएगा एनार्की का। सो वर्ड ऑफ द डे वाज एनार्की। जो भी स्टूडेंट्स क्लर्क 100 इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, अब आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, SBI क्लर्क टाइप करके भेज दीजिएगा। जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, जो भी आप चलाते हो वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको स्टडी प्लान दे दूंगा। सो ये थी आज की क्लास। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेके, या आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।